स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज हम बिंदु नंबर 6 की चर्चा करेंगे, जहां संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा पद्धति के बारे में बताएंगे तथा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम और उनके संसाधनों की चर्चा करेंगे। तो विदित है कि यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होगी: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आज हम प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई सामान्य जानकारियां पूछी जाएंगी। दूसरा प्रश्न पत्र होगा अभिरुचि परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे आपकी समझ, आपकी तार्किकता, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता का गहन परीक्षण होगा। गणित और सांख्यिकी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी यहां पूछे जाएंगे। निर्णय के भी प्रश्न यहां शामिल होंगे। इस प्रकार जहां प्रथम प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक के होंगे, कुल 200 अंक का होगा। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.25 अंक के होंगे, यह भी 200 अंक का होगा। ध्यान रहे, द्वितीय प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग होगा, जहां 30% अंक आपको पाना जरूरी रहेगा, यानी कि 27-30 प्रश्न करने में आप क्वालिफाई कर लेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के अंक ही परिगणित होंगे। अगली बात, अंक देने की रीति ऋणात्मक होगी। प्रत्येक सही पर प्रथम प्रश्न पत्र में 2 अंक, द्वितीय प्रश्न पत्र में 2.25 अंक तथा प्रत्येक 3 गलत पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में, जैसा कि कल भी बताया गया है, 7 खंड होंगे। पहला खंड होगा समसामयिक घटनाओं का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों का। दूसरा होगा इतिहास एवं संस्कृति का। तीसरा होगा सामान्य भूगोल का। चौथा होगा राजव्यवस्था का। 5वां अर्थव्यवस्था का। 6वां पर्यावरण और पारिस्थितिकी का तथा 7वां खंड होगा आपका सामान्य विज्ञान का। इसमें एक खंड 8वां हमने और जोड़ दिया है, संसूचनात्मक, इंफॉर्मेशनल या जीके टाइप के प्रश्नों का। तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में इन खंडों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मूलतः 7 खंड होने के नाते प्रत्येक खंड से 14 प्रश्न होंगे। तो अब आपको देखना है कि इनमें क्या पाठ्यक्रम, क्या पढ़ना है। यदि हम प्रथम खंड की बात करें तो समसामयिक घटनाओं का, तो इस समय देश विदेश में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही हैं तथा विभिन्न विषयों के संदर्भ में जो अद्यतन संदर्भ हैं, ये यहां के मूलभूत विषय होंगे। यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, राजव्यवस्था के क्षेत्र में, विधि विनियमन के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्षेत्र में, संघ संगठन के क्षेत्र में, योजनाएं, परियोजनाएं, जो कुछ भी हैं देसी विदेशी, सबके अद्यतन जानकारियां यहां पे अपेक्षित रहेंगी। जब हम दूसरे खंड की बात करेंगे, इतिहास एवं संस्कृति की, तो आप देखेंगे कि इतिहास में हड़प्पा से पहले, हड़प्पा से बाद, 2800 ईसा पूर्व से पहले और बाद, फिर इतिहास लेखन के साहित्यिक साक्ष्य के दिन, वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य काल, गुप्त काल, अरबों का सिंध पर आक्रमण, फिर हम इल्तुतमिश, रजिया इत्यादि से होते हुए अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, 1606, 1757 तक पहुंचेंगे। प्लासी का युद्ध। 1757 के बाद आपका आधुनिक इतिहास शुरू हो जाएगा। भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगभंग इत्यादि 1947 तक पहुंचेंगे। 1965 तक की इतिहास विश्व संदर्भों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी पूछे जा सकते हैं।
कला और संस्कृति अपने बृहत्तम आयाम और प्रसार में रहेगी। स्थापत्य कला, मूर्ति कला या जो कुछ भी है, ये सब आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका तीसरा खंड होगा भूगोल का। भूगोल में भूगोल की सामान्य विशेषताएं, भूगोल के विषय में सामान्य जानकारियाँ, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, भूगोल से संबंधित विभिन्न शब्दावलियाँ, फिर आपका भू आकृति विज्ञान है, भौतिक भूगोल है, फिर क्लाइमेटोलॉजी है, आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल है, इत्यादि से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पे प्रश्न के विषय होंगे। संसाधन पढ़ना पड़ेगा, ऊर्जा संसाधन क्या है, शक्ति संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, ये सब देखते हुए आप प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ यही देखेंगे, भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, सुनामी क्या है इत्यादि। तो इतनी चीजें आपके भूगोल में कवर होंगी। जब हम चौथे खंड यानी कि राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो पहले भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा, भारत की शासन प्रणाली पढ़नी पड़ेगी। बाकी जो भी आपके 395 अनुच्छेदों में लिखे हुए हैं, नागरिकता है, मूल अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, आपातकाल, अनुच्छेद 370, 362 पंचायती राज, सुशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कुछ सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे खंड 4 के विषय होंगे। इसी तरीके से हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो वर्तमान में यूपीएससी ने यहीं पे थोड़े सिलेबस दिए हैं। भारत में आर्थिक विकास, समावेशी विकास, धारणीय विकास, निर्धनता, वंचित समूह, गरीबी, डेमोग्राफी से जुड़े हुए मुद्दे, किंतु प्रश्न का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बृहद होगा। हमें राष्ट्रीय आय भी पढ़नी पड़ेगी, मुद्रा बैंकिंग भी पढ़नी पड़ेगी, योजनाएं भी पढ़नी पड़ेगी, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद भी पढ़ना पड़ेगा, नीति आयोग भी देखना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, उदारीकरण, ये सारे मुद्दे हमको यहां पे कवर करने पड़ेंगे। केवल मूलतः जो सिलेबस में दिया गया उससे ही काम चलेगा नहीं। इसके बाद हम आते हैं आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी पर। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या है, इनके आपसी संबंध क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इकोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, पोल्यूशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन पर होने वाली विभिन्न तरीके की संगोष्ठियां, कोप सम्मेलन, फिर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बने हुए संगठन, विभिन्न तरीके के जीव जंतु, तो ये सब चीजें यहाँ पे अध्ययन की विषय होंगे। और जब हम 7वें सेक्शन की बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस, डिफेंस, ओशन, रोबोट इत्यादि सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। अपडेट, एक छोटी सी जैसे हम केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल भी देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। व्यवहारिक रसायन भी देखना पड़ेगा, नैनो टेक्नोलॉजी देखना पड़ेगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान में कहां कहां तक हम पहुंचे ये सब देखना पड़ेगा। ऐसी ही गत फिजिक्स की होगी, बायोलॉजी की भी होगी, जीवन की उत्पत्ति से लेकर के विभिन्न जेनेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, पैथोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। इस तरीके से आपको एक विशेष सिलेबस कवर करना पड़ेगा। एक खंड इसमें हमने जोड़ दिया संसूचनात्मक, इंफॉर्मेशनल, जिसे हम जीके टाइप का समझते हैं, सामान्य ज्ञान। यूपीएससी में से प्रश्न तो कम पूछे जाते हैं, 2 ही 4 रहते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी रहता है। तो इनको हम एक विशेष संदर्भों में रखते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इनको हमने कुछ मुद्दों में बांटे हैं। अगर यह तैयारी आपकी हो गई तो सिविल सेवा परीक्षा के
प्रथम प्रश्न पत्र में 8 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और 8 से 10 क्वेश्चन सही होते हुए आपके सिलेक्शन की संभावनाएं 25% बढ़ जाएंगी। जैसे नंबर 1, किताबें, कथन, सूक्तियां। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तित्व प्राचीन काल के, वर्तमान काल के, मध्यकाल के और समसामयिक चर्चा के। चलिए, जैसे मान लो केवल पुस्तक की बात करें तो पुस्तक बाणभट्ट की कादंबरी से लेकर आज तक जो किताबें नई लिखी गई हैं सबको पढ़ें। अभी हम थोड़ी टेक्निक भी बताएंगे। ऐसे पर्सनालिटीज अगर बारहमीर को पढ़ें तो आज तक जो चर्चा में लोग हैं उनको भी देखें। दूसरा खंड होगा सिनेमा, कला, संस्कृति और पुरस्कार का। तीसरा विषय होगा रक्षा, आयुध, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महासागर आदि के क्षेत्र में भारतीय एवं वैश्विक संदर्भ, यहाँ के तकनीकी पक्ष, इसे भी आपको स्पष्ट करने पड़ेंगे। अगला खंड होगा खेल से संबंधित विभिन्न जानकारियां तथा आज के खेलों के संदर्भ, ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद आप देखेंगे विभिन्न विषयों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, जो घटनाएं घट रही हैं। साथ में आपको यूएनओ भी देखना होगा, यूएनओ के आनुषंगिक संगठन भी देखना होगा। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद विभिन्न विषय, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, सबके अद्यतन संदर्भ, सब में जो नई नई घटनाएं घट रही हैं उनको आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद योजनाएं, परियोजनाएं, संधि, सम्मेलन, संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आपको देखने पड़ेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो आपकी तरफ से हो सकती हैं। तो ये इंफॉर्मेशनल हैं, इनको आपको अनिवार्य रूप से देखना पड़ेगा। जब आप इनको अच्छे से देख लेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, बेहतर है कि इनको क्रम से एक अच्छी सी नोट्स बना लें और रात को सोते समय इसे देख लिया करें। आप यकीन माने, अगर यह तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे, जैसे किसी समय पूछा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक, अगर आपको पता होगा तो दादा भाई नेहरू पे आप टिक कर देंगे। पृथ्वी गोलाकार है, यह किसका स्टेटमेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहां के विषय होंगे तो इसे जरूर पढ़ें। ध्यान रहे, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, स्टेट जैसी परीक्षाओं में यहां से 50% क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और जो उससे तृतीय श्रेणी की परीक्षाएं हैं, नायब तहसीलदार एनटी वगैरह की, समीक्षा अधिकारी वगैरह की, उसमें तो यहीं से सब पूछ लिया जाए। तो बात यूपीएससी की हो रही है। 5 से 10 क्वेश्चन सही होने का मतलब कि आप राजा हैं, आपकी स्थितियां आपके अनुकूल हैं, आप मजबूत हैं। इस नाते यहां पे आप खास ध्यान दें। इस तरीके से खंड हो जाते हैं आपके 8। हमने विशेषज्ञता के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर इनका एक वर्गीकरण और किया है। जैसे फर्ज करो ये आपके 7 खंड हैं, 8 मान लो, इनको हमने 5 खंडों में बांट दिया है। देखिए, विषय की युति होती है, गति होती है, जोड़ होता है। जैसे साइंस और ज्योग्राफी एक साथ पढ़ना चाहिए, तो मैं इन 8 सेक्शन को या 7 सेक्शन को 5 खंडों में बांटा है। पहला खंड 1857 के पहले का इतिहास, आई मीन मिडुअल मॉडर्न हिस्ट्री, पुरातत्व, संस्कृति को कंसीडर करते हुए, साथ साथ ये संसूचनात्मक बातें, यानी कि सामान्य ज्ञान की, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, आप इनको एक साथ पढ़ें। और 1857 के बाद का भारत, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, देश स्वतंत्र हो गया, भारत को विदेश नीति की आवश्यकता पड़ी, तो भारत की विदेश नीति
और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खासतौर पर पड़ोसी देशों के। ये चीज़ें आप पहले दूसरे सेक्शन को इस तरीके से कोरिलेट कर लें। इन्हें हम कहेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में प्रथम खंड, पलासी से पहले, द्वितीय खंड, पलासी के बाद। तो इस तरीके से खंड ए में दो पार्ट हुए, प्लासी से पहले, प्लासी के बाद। प्लासी के पहले में जीके जुड़ जाएगा और प्लासी के बाद यानी मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन में ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वगैरह जुड़ जाएंगे, विदेश नीति वगैरह जुड़ जाएंगे। अब खंड बी की चर्चा करें। खंड बी में आपका होगा भूगोल और विज्ञान। पहला भाग भूगोल होगा, दूसरा भाग विज्ञान होगा। दोनों की युति और गति एक है, दोनों लगभग एक टेम्परामेंट के हैं, तो ज्योग्राफी और साइंस एक साथ पढ़नी चाहिए। खंड सी, इसके भी हमने दो भाग बनाए हैं, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा स्पष्टीकरण, आपने मार्शल को पढ़ा होगा। मार्शल अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र वैसा होगा जैसी राजनीति होगी। आई मीन मगध का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त और चाणक्य निर्णय करेंगे, आज का अर्थशास्त्र माननीय मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी तय करेंगे। इस नाते राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था की युति एक है, इन्हें एक साथ पढ़ें। खंड सी में। खंड डी में पर्यावरण और पारिस्थितिकी आएगी। खंड ई में आएगा अभ्यास, एक पेज लिखना, क्वेश्चन बनाना, मनन चिंतन इत्यादि। इस तरीके से आपके पांच खंड हैं। तो पांच खंडों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी कंपलसरी रहेगा, हर किसी को पढ़ना पड़ेगा। बाकी तीन खंडों में से एक खंड आप चाहे तो थोड़ा उलझी ले सकते हैं, दो को जहियानत के साथ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ई खंड यानी कि पांचवा खंड भी कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा, एक पेज लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास पांच खंड हैं। पहला खंड करंट और हिस्ट्री का हो गया, दूसरा खंड ज्योग्राफी और साइंस का हो गया, तीसरा खंड पॉलिटी और इकोनॉमी का हो गया, चौथा खंड पर्यावरण पारिस्थितिकी का हो गया, पांचवा खंड अभ्यास वगैरह का। तो चौथा और पांचवा खंड कंपलसरी है, और ऊपर के तीन में से एक खंड कोई इजी ले सकते हैं, मौलिक पढ़ें जो आपका बहुत कम इंटरेस्ट वाला हो, लेकिन दो खंड खूब बढ़िया, यानी कि आप दूसरा तीसरा पढ़ रहे तो साइंस ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी गहरे क्लियर हो। तो ये आपका हुआ प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा। अब हम आपके लिए प्रथम प्रश्न पत्र के संसाधनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इन संसूचनात्मक मुद्दों की चर्चा करेंगे। इनके लिए आपको क्या पढ़ना है, हालांकि हर जगह काम करेंगे, इंफॉर्मेशनल जीके। तो इसके लिए आप पहले गाइड खरीद लें मोटी सी, यूनिक की, टाटा मैग्रा की, या कोई भी जिसमें कवरेज मिले, फलक मिले। वो आधारभूत नहीं होगा, लेकिन किताबें हैं, खेल वगैरह, वहां से पुरानी समसामयिक घटनाएं वहां से देखी जा सकती है कवरेज के लिए। दूसरा एनसीईआरटी की पुस्तकें। तीसरा स्वयं को रुचिकर लगने वाली एक पत्रिका, वो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल हो सकती है, प्रतियोगिता दर्पण हो सकती है, या आपका प्रतियोगिता दर्पण हो सकती है, घटना चक्र हो सकती है, सीसी, कोई भी एक पत्रिका बस। योजना और कुरुक्षेत्र, योजना को सिविल सर्विस की गीता कहा जाता है, तो योजना और कुरुक्षेत्र जरूर पढ़ें। राजनीतिक घटनाओं के लिए इंडिया टुडे पढ़ें, और इंडिया टुडे में खास तौर पर मिस्टर अंशुमान तिवारी का संपादकीय जरूर पढ़ें। प्रतियोगिता दर्पण में संपादकीय वाला पेज और नीति वचन और पुरस्कृत निबंध जरूर पढ़ें। ये हो गया। इसके बाद दैनिक जागरण का राष्ट्रीय खंड और हिंदू पेपर भी पढ़ें, लेकिन यहां पे स्पष्ट हो लें
हिंदू पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू पेपर एक साधन है, साध्य नहीं है। हिंदू पेपर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये भ्रम से निकाल लीजिए। दैनिक जागरण का अगर राष्ट्रीय खंड भी बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं, इन मैगजीनों को पढ़ लेते हैं, तो निश्चिंत रहें, आपकी तैयारी हो जाएगी। यहां बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे, मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिकता स्पष्ट हो, विस्तार की कोई सीमा नहीं होती है। अनुच्छेद 19 के अनुसरण में पढ़ें या स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसरण में पढ़ें। राज्य कितना भी प्रभु क्यों न हो, अपने नागरिकों को आत्यंतिकरण तक अधिकारों की प्रत्याभूति नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट लेवल तक राइट नहीं दे सकता। आई मीन लिमिटेशन इज द फैक्ट। सीमाएं हर चीज की है, अपनी उसी सीमा में महत्तम बेहतर करें। हाँ, अंग्रेजी आनी चाहिए थोड़ी सी प्रश्न को पढ़ने समझने के लिए, क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई करने के लिए, बस डरने की कोई आवश्यकता। पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। सरकारी वेबसाइट, आविष्कार, विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, फोकस, इतने से आप इन संसूचनात्मक मुद्दों को क्लियर करें। ये करंट में भी लाभ करेंगे, जीके में भी लाभ करेंगे, अपडेट में भी लाभ करेंगे, हर जगह लाभ करेंगे। तो यह चीजें सबको लेनी पड़ेगी, सबको पढ़नी पड़ेगी। अब हम इसी से आपका करंट भी हो जाएगा, पहला खंड। अब हम दूसरे खंड की चर्चा, इतिहास एवं संस्कृति के लिए आप क्या पढ़ें देखें। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, इसके बाद केसी श्रीवास्तव पढ़ें, झा श्रीमाली की पुस्तक पढ़ें, हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ें, एलपी शर्मा पढ़ें, लईक अहमद पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री के रामलखन शुक्ला पढ़ें, बिगल ग्रोवर पढ़ें, बिपिन चंद्र पढ़ें। 1947 के बाद के इतिहास के लिए भी बिपिन चंद्र को पढ़ें। इन सब पुस्तकों को पढ़ें। कल्चर के लिए यूनिक में जो मैटर दिया हुआ हो, टाटा मैकग्रा हिल्स की किताब में दिया हो, उसे देख लें। एक किताब अद्भुत भारत एलबासम की, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक मानचित्रावली जरूर देख लें। इतिहास की कोई एक गाइड भी देख लें। किंतु यहां पे एक चीज बहुत पहले ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इतनी पुस्तकें आप पढ़ नहीं सकते हो, आगे ऐसे सब में बताएं। तब यह उनके लिए है जो एमए हिस्ट्री में किए हुए हों, बीए में इतिहास से पढ़े हों और इतिहास के अच्छे जानकार हों, इतिहास लगभग उनका ऑप्शनल हो। यह इतिहास उनकी प्रथम प्रायिकता पे हो। अन्यथा किताबें इसी क्रम में खरीदी जानी हैं जैसी आपकी रुचि, जैसे जिसमें नंबर 1 की रुचि हो सारी किताबें पढ़ें, सारी चीजें पढ़ें। नंबर 2 की रुचि हो, एक आध किताबें काट दें जो ज्यादा स्टैंडर्ड मालूम पड़े। नंबर 3 की रुचि हो, एक आध किताबें और काट दें जो ज्यादा स्टैंडर्ड हो। इसके बाद की रुचि हो तो मौलिक चीजें ही केवल पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ लें, प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इशू पढ़ें। अब हम आपके भूगोल की चर्चा करेंगे। तो भूगोल में पहले आप भौगोलिक शब्दावली देखें, फिर आप प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक से भूगोल स्पष्ट करें, फिर आप डीआर खुल्लर की किताबें पढ़ें। इसके बाद डॉक्टर सबिंद्र सिंह की जितनी किताबें हैं, पर्यावरण भूगोल, भौतिक भूगोल, भूगोल के सिद्धांत, सब पढ़ें। एस.एन. लाल की जलवायु विज्ञान पढ़ें, माजिद हुसैन की किताब पढ़ें, एक किताब छोटी सी है हमारी, उसे भी पढ़ें। भूगोल और आपका मैगजीन भी देखें। पेपर मैगजीन से तो समअप करना ही, अपडेट करना ही। तो इतने स्रोतों से भूगोल पढ़ा जाएगा। और भारत का भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया से पढ़ें।
फिर मैं रिमाइंड करूंगा। यह वही कर सकता है, यह वही पढ़ेगा जिसका भूगोल अपना विषय हो, भूगोल ऑप्शनल हो या भूगोल में बहुत रुचि हो। जिनका भूगोल में बहुत कम इंटरेस्ट हो वो केवल भौगोलिक शब्दावली, प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक और खुल्लर की किताब से भी काम चला सकते हैं, काम चल जाएगा। विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञता जरूर होनी चाहिए, किंतु जो क्षेत्र कम विशेषज्ञता के हों, लीस्ट इंटरेस्ट के हों, वहां पर भी स्पष्टता चाहिए, चाहे थोड़ी। स्पष्ट हो चुका होगा कि अगर कुछ छोड़ सकते हो तो छोड़ दें, लेकिन जो पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें और छोड़ी हुई बात में जो पढ़ें खूब स्पष्ट पढ़ें। इस तरीके से आपका भूगोल में आप ऑक्सफोर्ड एटलस भी ले लें, ब्लैंक मैप ले लें, उसको भरें, समझें। अब हम चौथे खंड पे आते हैं, राजव्यवस्था। यहां के लिए आप एक बेर एक खरीदें भारत के संविधान का। सुभाष कश्यप की दोनों किताबें, हमारी संसद हमारा संविधान। इसके बाद आप हमारा लोकतंत्र और भारत का संविधान एनसीईआरटी का। परीक्षा मंथन के स्पेशल इशू भी देख लें। और इन सब के बाद भारत का संविधान बीके शर्मा और डीडी बसु की किताब। फिर एक मैगजीन आती है मिस्टर अनिल कुमार वर्मा की शोधार्थी, पॉलिटिकली बड़ी अच्छी किताब है, आप उसे भी देखें। तो इन स्रोतों के तहत आप अपनी राजव्यवस्था वाले सेक्शन कंप्लीट करें। फिर हम अर्थव्यवस्था पे आते हैं, तो अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इशू देखें, कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी की किताब देखें, प्रोफेसर एस एन लाल वाली किताब देखें। इसके बाद मिश्रा एवं पुरी की किताब देखें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया देखें, योजना और कुरुक्षेत्र देखें। सरकारी वेबसाइट से अपडेट हो, मैगजीनों से करें, तो इस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था की तैयारी हो जाएगी। फिर हम पर्यावरण पारिस्थितिकी पे आते हैं। तो हमारी एक किताब है विज्ञान की मौलिक अवधारणाएं, उसमें कुछ बातें पर्यावरण से संबंधित लिखी गई हैं, खासतौर पर बायोलॉजी वाले सेक्शन में, वहाँ से देख लीजिए। एनसीईआरटी की पुस्तक देख लें, इग्नू की नोट्स देख लें, और पीडी शर्मा की किताब जरूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इराक भरूचा की किताब पढ़ें। और फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए अन्य मुद्दे जो हों, जलवायु सम्मेलन इत्यादि वगैरह के, संघ संगठन के, अभ्यारण्य के, उन्हें जरूर देखें। अंततः आपका संबंध विज्ञान 7वां सेक्शन आता है, हमारी किताब है उसे पढ़ें, विज्ञान की मौलिक अवधारणाएं, मेरी और गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। एनसीईआरटी 11th 12th देखें या यूपी बोर्ड की किताबें देखें। फिर प्रतियोगिता दर्पण के स्पेशल इशू से देख सकते हैं। फिर विज्ञान प्रगति, आविष्कार या साइंस रिपोर्टर जैसी पत्रिकाएं देखें। उस महीने में जिसमें अच्छे आर्टिकल दिए उसे खरीदें। इतने सेक्शंस के थ्रू इन्फोटेक, नैनोटेक, बायोटेक, स्पेस इत्यादि क्लियर करते हुए पढ़ें, तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। 8वें खंड की चर्चा हो चुकी है। इस तरीके से पुस्तकें खरीदें। एक बात और, पुस्तकें इकट्ठे मत खरीदें। मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पहले आप प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इशू देख करके, फिर भौगोलिक शब्दावलियाँ देख करके, फिर एटलस से लोकेशन स्पष्ट करके, तब क्रम से आगे बढ़ें। जिस क्रम में किताबें बताई गई हैं उसी क्रम में आपको किताबें खरीदना है। जहाँ या जिस क्षेत्र में आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी वहाँ सारी किताबें पढ़िएगा, फिर थोड़ा थोड़ा घटाते जाइएगा। घटाने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपकी विजन स्पष्ट होते जाएंगे। किताबें कौन सी खरीदनी, कौन सी नहीं खरीदनी है,
वो क्लियर होती जाएगी, ये हम आप पे छोड़ते हैं। किताबें इतनी ही है बस। अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र पर आते हैं। अवबोध, आंतरिक अभिवृत्ति, तार्किकता इत्यादि। यहां आपके समझ के इम्तहान होंगे, यहां का कोई सिलेबस नहीं है। इनको भी हम 5 खंडों में बांट देते हैं। पहला खंड अवबोध और कंप्रीहेंशन का है। दूसरा खंड इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन तथा निर्णय का 2 और 4। तीसरा खंड सामान्य मानसिक योग्यता और सांख्यिकी का है। चौथा खंड तार्किकता का है और 5वां अभ्यास का। तो यहां पे आप देखेंगे क्या कि दोनों अवबोध एक साथ पढ़ें, दूसरा खंड और चौथा खंड एक साथ पढ़ें, 5वां 6वां एक साथ पढ़ें। तार्किकता कंपलसरी है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी कंपलसरी, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ की कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं है। आप कोई पेपर पढ़ें, पेपर का एडिटोरियल देखिए, एडिटोरियल से 2-3 पैराग्राफ ले लें, उसे कंप्रीहेंशन कर लें, उसी से कुछ कोटेशन नोट करके निबंध लिख लें, उसी का संक्षेपण कर लें, हो गया काम। आगे पढ़ाने के क्रम में हम आपको ये सब चीजें खूब अच्छे से बताएंगे। फिर भी ये सब चीजों का विकास कैसे हो सकता है? अच्छे पेपर की कटिंग, अच्छे पेपर के 2-4 पैराग्राफ और उन 2-4 पैराग्राफों को निबंध में, निर्णयन में, समझ में उपयोग। टीवी पे क्विज देखें, राज्यसभा टीवी देखें, बीबीसी पढ़ें, ऑल इंडिया रेडियो पढ़ें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विषयों, जैसे इसमें चीन में इसमें विवाद चल रहा है, अपने 2-4 मित्रों के बीच में बैठ के डिस्कस करें। ध्यान रहे मित्र अच्छे हों, जो देने वाले हों, केवल लेने वाले ना हो। बैठ के चर्चा करें, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही, समाज के क्या दायित्व हैं, आप क्या सोच रहे हो। ध्यान रहे यहां सतत आपकी डिमांड होगी। मुद्दे पे विवेक क्या सोचते हैं, विभूति क्या सोचते हैं, प्रगति क्या सोचते हैं, विभोर क्या सोचते हैं, आयुष क्या सोचते हैं, यह मुद्दा रहेगा, तब बात बनेगी। तो इस तरीके से आप इन सब मुद्दों को कवर करें, अपने आप ही होते चले जाएं। फिर भी पब्लिक एड की एक किताब है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया का, उसको ले लें, तो उसमें निर्णय संचार वगैरह के काफ़ी मैटर दिए गए। एमसी टायरा की एक किताब है, एक डॉक्टर सत्यदेव यादव जी की किताब है, एक आर.एस. अग्रवाल जी की किताब है। इन किताबों से मैथ, रीजनिंग वगैरह देख लें। बाकी इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंप्रीहेंशन ही सही हो गया, तार्किकता ही सही हो गई, तो भी आप क्वालिफाई कर लें। समझदार बने, सचेत रहें, जागरूक बने, विवेकशील बने, यही यहां की डिमांड है। यहां पे और कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से विभिन्न विषयों के बारे में पुस्तकों और सिलेबस की सामान्य जानकारी हम आपको दे चुके हैं। किताबें खरीदने में जल्दबाजी न बरतें। मान लीजिए आपने साइंस ज्योग्राफी से इनिशियल लिया, दोनों का टेम्परामेंट एक है, तो पहले बेसिक किताबें पढ़ें, क्लियर करें, तब जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाए तैसे तैसे अच्छी अच्छी किताबें खरीदते जाएं। हमने क्या बताया था, बेसिक विश्लेषण और खुलापन, फिर और किताबें पढ़ें और किताबें पढ़ें, धीरे धीरे आप एक समग्र व्यक्तित्व होंगे। और यूपीएससी की ही डिमांड है, बस है ननेल्स, क्या परेशान होना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सजग रहना है, थोड़ा जागरूक रहना है। अब हम आते हैं प्रश्न पत्रों की प्रकृति पर। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? सामान्यतः यूपीएससी में 5 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकंड पेपर में। पहला क्वेश्चन होता है निश्चित विकल्पी, कांस्टेंट अल्टरनेटिव, केवल एक ही विकल्प सही है। जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तब एक ही तो उत्तर होगा।
या राजीव गांधी जी होंगे, या नरसिंह राव जी होंगे, या इंदिरा गांधी होंगी, या कोई और होगा, देवगौड़ा जी होंगे, कुछ भी। पृथ्वी गोलाकार है, किसने कहा? कोई एक ही कहा होगा। तीसरे कहते हैं निश्चित विकल्पी प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में कम पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेट परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये देख लो कि आप निश्चित विकल्पी प्रश्नों की तैयारी करें, जो यूपीएससी में 10-12 पूछे जाएंगे, 15 पूछे जाएंगे, लेकिन वो कम नहीं है। दूसरे प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस, जो यूपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन। स्टेट की परीक्षाओं में थोड़े कम होते हैं। इनको इस तरीके से न बांटें, पहले समझें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कहा गया कि अधोलिखित कथनों की सत्यता पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सत्य विकल्प की तलाश कीजिए, या अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें। नंबर 1, विश्व का फलोद्यान क्षेत्र। नंबर 2, विश्व के 1.7% क्षेत्रफल पर ही विस्तृत किंतु सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु वाला। तीसरा, शीतकालीन वर्षा। उपरोक्त तथ्य मेल खाते हैं: ए, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश जलवायु प्रदेश से, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश से, या टैगा जलवायु प्रदेश से। तो अब आप देख लो कि 1, 2, 3 तथ्य किससे मिलते हैं। तो आपके पास 1-2 स्टेटमेंट होंगे, विकल्प होंगे कि ए सही, अल्टरनेट ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1, 2 दोनों सही हैं, डी न 1 सही है न 2 सही है। कभी कभी 3-4 विकल्प हो जाते हैं, तो पूछा जाए 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है। ये संख्या में ज्यादा होंगे। तीसरे प्रश्न होंगे मैचिंग के, सुमेलन के, इंटरेस्टिंग होते हैं, संख्या में 10-5 होते हैं, आसानी से मिलाप हो जाते, लेकिन यूपीएससी में नहीं होता है, गहरे पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी 2 मिल जाते हैं, तीसरा नहीं मिल रहा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इन प्रश्नों में एक मुद्दे पे और ध्यान देना पड़ेगा, सत्य है सत्य नहीं है। तो है नहीं है पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े से कंफ्यूजन से प्रश्न गलत हो जाएगा। चौथा प्रश्न होगा क्रोनोलॉजी का, क्रम वाला प्रश्न, कौन सी घटना किस क्रम में घटी। और 5वां प्रश्न होगा कथन और कारण का, जो वर्तमान में कम पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से 5 तरीके के प्रश्न होंगे। निश्चित विकल्पी यूपीएससी में संख्या में कम होंगे, बहुविकल्पी यूपीएससी में संख्या में ज़्यादा होंगे, सुमेलन लगभग 8-10 होंगे, क्रोनोलॉजी 2-4 होगी, कथन कारण के प्रश्न इसमें पूछे नहीं जा रहे। तो इस तरीके से यूपीएससी 5 प्रकार के प्रश्नों को पूछेगी। स्टेट सर्विसेज में भी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, स्टैंडर्ड थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं, डाउन होंगे, अब तो होने की संभावना नहीं। तो इन तरीके के प्रश्न आपसे इन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यह यूपीएससी का दायरा है, यह संघ लोक सेवा आयोग का सिस्टम है। ध्यान रहे, स्टेट की परीक्षाओं में भी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस लगभग यही है, पुस्तकें भी लगभग यही पढ़नी पड़ेगी। ध्यान रहे, वहाँ पे एसडीएमओ डिप्टी एसपी बनने के लिए तो थोड़ा सा खास प्रयास करना पड़ेगा, और हमें लगता है कि यही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के किसी कारण से आईएएस नहीं हो पाते वो अंततः स्टेट में आते हैं और वही एसडीएमओ डिप्टी एसपी का पद हथिया लेते हैं। अगर आपको एसडीएमओ डिप्टी एसपी बनना है तो इसी क्रम में, इसी रणनीति को किताबों के संदर्भ में, अन्य संदर्भों में फॉलो करना।
बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है, स्टैंडर्ड का थोड़ा सा अंतर है। सीसेट वाले पेपर में शब्दावलियाँ थोड़ी सी टफ पूछी जाती हैं, शब्द थोड़े कठिन होते हैं। आप एक हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी खरीद लें, कंप्यूटराइज्ड हिंदी थोड़ा सा देख लें। आप ऐसे सोचो कि कुछ शब्द हैं जो बेर बेर इस्तेमाल होते हैं, तो 7-8 साल का यूपीएससी का कम्प्रिहेंशन देख लें, उनके कठिन शब्द देख लें, उनकी हिंदी समझ लें, अंग्रेजी समझ लें। इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए। तो अगर इस धारणाधिकार से, इस अप्रोच और स्टाइल से चलते हैं तो यूपीएससी आप पास कर लेंगे। स्टेट की परीक्षा यदि आप दें, जो मेरे विचार से अभी नहीं देना चाहिए। हम लोगों के समय में 21 से 26 साल एज थी, 3 चांस था। जब तक लड़के के पास आईएएस का चांस होता था वो पीसीएस की परीक्षा नहीं देता था। जहाँ हो जैसे हो, इस रणनीति को फॉलो करें। एक बात और स्पष्ट कर लें, मान लीजिए कोई लड़का 26 साल की एज में कंपटीशन शुरू कर रहा है, तो अच्छी तरीके से जान लें, प्यार बचपन का हो या 55 का हो, इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। इस नाते 26 साल की एज में भी यदि आप तैयारी कर रहे हों तो नया बन के ही आपकी एज 26 साल है, जानकारी तो आपके पास है नहीं। इस नाते वही 17-18 साल 21 साल वाले विद्यार्थी मान करके अपने आप को पढ़ें। आप अपनी एज कभी भी 21 साल से ज़्यादा न मानें। मैं 35 का नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एज 35 ही मानता हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी एज 35 से ऊपर हो गई है, मुझे यूथ अनुभव होना बंद हो, तब फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या। आप अपने आप को सतत नया विद्यार्थी माने, कभी मत माने कि हमारी एज ज़्यादा हो गई। जिस बैच में आप सिलेक्ट होंगे उस बैच के अधिकारी माने जाएंगे, यह नहीं माना जाएगा। मान लो किसी बैच में एक लड़का सिलेक्ट हुआ जिसकी एज 21 साल है और एक एज 32 साल है, तो एक बैच का अधिकारी माना जाए। यह कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारी एज कितनी। अवस्था एक अंक है, उसे अंक ही बना रहने दें। यंग अनुभव करें, अच्छा अनुभव करें, बचपना जाने न दें, जड़ों से जुड़ाव बनाए रखें, अपडेट रहें, भविष्य की भी सोचें। किंतु सबसे अच्छा समय होता वर्तमान, इसे अच्छे से जिए, अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। कल हम फिर उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। बिंदु नंबर 7 की चर्चा करेंगे, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा उनकी संसाधन सामग्री। धन्यवाद।